हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्ष्य सिद्धि। दिस इज़ पुनीत गौतम। आज बहुत दिनों बाद एक एजुकेशनल वीडियो बन रही है और मैंने एंटायर स्क्रीन जानबूझकर शेयर करी है क्योंकि मैं इसमें इस ऐप्स के बाद ना दूसरी जगह पर भी जाऊंगा। खैर, आज की जो एजुकेशनल वैल्यू माफ़ कीजिएगा, एजुकेशनल वैल्यू नहीं, आज का जो एजुकेशनल टॉपिक है वो है द ओवरहेड प्रोजेक्टर। आइए अपना पेन ऑन कर लेते हैं और द ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर, देखो, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ना मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आप सभी के साथ। एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ मैं आप सभी के साथ। क्या कहानी करना चाहता हूँ, हम सभी ने बचपन में पढ़ा था, एक खरगोश होता था और एक शेर होता था, है ना। और शेर जो था उस अपने जंगल का राजा था। हाँ जी, ठीक है। अब क्या था कि शेर ने बहुत उत्पात मचाना शुरू कर दिया, लेकिन उस शेर को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये वाली बात भी कहीं ना कहीं उस उत्पात के पीछे चली हुई थी। पूरे जंगल में सभी की मीटिंग्स बैठ रही थी, कैबिनेट हो रही थी कि यार इस शेर को कैसे समझाया जाए भाई। तो खरगोश था, आई गेस। देखो, ये कहानी में थोड़े करेक्टर चेंज हो सकते हैं लेकिन कहानी का कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा। तो जो खरगोश था वो था चालाक। उसने कहा कि चलो मैं जो हूँ उसको, किसको, शेर को कंट्रोल कर दूंगा। कैसे कंट्रोल किया जाएगा जी? तो खरगोश जो है उसको ले गया एक वेल के पास, कुएं के पास, और उससे पहले, ले जाने से पहले खरगोश ने शेर को कहानी सुनाई कि यार हमारे जंगल में ना एक तुमसे भी बड़ा शेर आया है, एक तुमसे भी खतरनाक प्राणी आया है। तो शेर तो गुस्से में आ गया कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझसे खतरनाक कौन आ गया। खरगोश ले गया शेर को एक कुएं के पास और वहां पे शेर ने देखी अपनी परछाई कुएं के पानी में और शेर को लगा कि अरे सही में, अच्छा, रिफ्लेक्शन हो रही थी, वो थोड़ा और बड़ा दिख रहा था, है ना। तो उसको लगा तो मुझसे भी बड़ा शेर आ गया कुछ। तो जैसे ही शेर ऊपर से गर्जना करे तो कुएं की दीवारों में साउंड वेव टकरा कर वापस शेर तक आए तो शेर को लगे वो भी गर्जना कर रहा है। तो इस तरह से शेर जो है वो कुएं में कूद गया और जंगल शांत हो गया। यहाँ से क्या पता लगा? देखो, ओवरहेड प्रोजेक्टर को इस कहानी में कैसे जोड़ा जा सकता है। जिस तरह से शेर को अपनी ही फोटो, अपनी ही चीज़ इसमें दिखाई दी है ना, उस तरह से ओवरहेड प्रोजेक्टर भी कहीं ना कहीं कार्य करता है। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे चलते हैं अपने मेन स्ट्रीम में, मेन टॉपिक की तरफ, ओवरहेड प्रोजेक्टर की तरफ। ठीक है जी। तो जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है हमारा, अच्छा, सबसे पहली बात, ये सिर्फ एजुकेशन वालों को है जो बीएड और एमएड कर रहे हैं, सॉरी बीएड कर रहे हैं। हाँ, एमएड में भी आता है टॉपिक और अपना डीएलएड में भी ये टॉपिक आ सकता है आईसीटी के अंडर। तो आईसीटी के अंडर एक क्वेश्चन टॉपिक है द ओवरहेड प्रोजेक्टर। आइए इसका क्वेश्चन आप किस तरह से अटैम्प्ट करोगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पता करना चाह रहे हैं? ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में पता करने जा रहे हैं कि ओवरहेड प्रोजेक्टर होता क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने पूरी की पूरी स्क्रीन क्यों शेयर की थी। आज आइए आपको लेकर चलता हूँ ओवरहेड प्रोजेक्टर की फोटो की तरफ। दिस इज समथिंग कॉल्ड ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसमें एक आर्म लगी हुई है ना, सबको दिख रही है। एक साथ ही साथ इसमें एक मिरर का वो लगा है, बेस लगा है, बेस आप सभी को दिख रहा है। अच्छा, आर्म में ऊपर एक और मिरर लगा है, अगर आप ध्यान से देखो छोटा मिरर लगा है। ये सब चीज़ें ओवरहेड प्रोजेक्टर में लगी होती है। इस तरह का रफ डायग्राम आप वहाँ पे बना सकते हो अपने आंसर में, अगर आपका क्वेश्चन बड़ा आ रहा है। ऑल्दो इसका क्वेश्चन बड़ा नहीं आता है। तो दिस इज़ समथिंग कॉल्ड ओवरहेड प्रोजेक्टर। और ये उसकी थोड़ी सी जीआईएफ है। अगर ये चल रही होगी वीडियो में तो देन ऑल गुड। इसमें हर एक चीज़ जो है डिस्क्राइब कर दी गई है। और इस तरह से ये एक जीआईएफ आपके सामने है और इस तरह से ओवरहेड प्रोजेक्टर काम करता है। तो ये जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर था। आओ अब अपनी पीडीएफ की ओर वापस चलते हैं। तो इस तरह से इसकी इंट्रोडक्शन थी, आप सभी ने इसको ध्यान से देखा। अब हम बात कर लेते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर होता क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर को का मायने क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर का काम क्या है। हर चीज़ जो है डिस्क्राइब कर लेते हैं और वो कब आया, कैसे आया, हर एक चीज़ जो है हमारे सामने ओवरहेड प्रोजेक्टर की आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूँ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर इज एन optical device that use a bright light source and lens system project an enlarged image and
transparent film in onto a screen or wall. It allows real time annotation and drawing during classroom instruction. जी हाँ, जो हमने बेस देखा था ना, बेस उसका क्या नाम, अभी एक पिक्चर का जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई इससे पहले, उसमें जो बेस में ग्लास लगा था वहाँ पर हम प्लेस करते हैं कुछ कुछ चीज़ों को, और जो ऊपर वाला छोटा ग्लास लगा था आम में, उसमें रिफ्लेक्शन आती है, और उस रिफ्लेक्शन को हम डायरेक्टली पॉइंट करते हैं किसी वाइट वॉल माने दीवार, या वाइट दीवार पे, या फिर किसी स्क्रीन पे। वो भी कैसा होना चाहिए? वाइट होना चाहिए। अच्छा, वाइट ही कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ वाइट ही ऊपर, लाइट कलर होना चाहिए ताकि जो प्रोजेक्टेड लाइट है उसको वो सामने दिख सके। तो आई होप आपको एक वो तो पता लग गया होगा कि हाउ इट वर्क्स, कि यार है क्या ये OHP का दिक्कत क्या है ये, ठीक है। और ये कुछ हिंदी में उसकी परिभाषा है, और उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग इसके काम पे कि ये काम कैसे करता है। ये भी हमने सीख लिया कि यार ये काम करता कैसे है। आइए इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। अच्छा, इसको जिसने इन्वेंट किया था ना, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट, क्योंकि जिस मोबाइल में मैंने लगा रखा था ना ये, वो थोड़ा सा हिल गया। सो आई एम सो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंट। चलो, हम कहाँ पहुँच गए थे? हाउ इट्स वर्क हो गया था, हिस्ट्री पे पहुँचे थे। हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है वो इन्वेंट किसने किया आखिरकार, इतना ख़तरनाक दिमाग लगा किसका? तो एक फ्रेंच इन्वेंटर थे, उनका नाम था जूल्स ड्यूबॉस्क। क्या नाम था उनका? जूल्स ड्यूबॉस्क, DUBO, और इनके नाम की स्पेलिंग बहुत ज़बरदस्त है यार, SCQ है ना, D है ये लिखा हुआ, P नहीं है, DUBOSCQ। जूल्स ड्यूबॉस्क उनका नाम था, और वो एक फ्रेंच इन्वेंटर थे। उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। कब किया था? 1870 में किया था। 1870 में फ्रेंच इन्वेंटर जूल ड्यूबॉस्क ने किसका इन्वेंट किया था? द ओवरहेड प्रोजेक्टर का, OHP का जो है इन्वेंट किया था। अच्छा, उन्होंने इन्वेंट क्यों किया था? उन्होंने एक्चुअली इसको पुलिस वर्क के लिए इन्वेंट किया था। इसको कोई डायरेक्ट ये किसी एजुकेशन के लिए नहीं इन्वेंट हुआ था कि यार टीचिंग प्रोग्राम के लिए इन्वेंट किया गया हो। नहीं, ये पुलिस वर्क के लिए। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, सैन्य उपयोग। क्या होता था कि 1940 के आसपास जो है 45 के आसपास आर्मी जो थी, US की आर्मी जो थी, वो इस चीज़ का इस्तेमाल किया करते थे। जो हमने पहले बात की ना, ये है वो ग्लास प्लेट, और ये है ऊपर वो प्रोजेक्टर। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन ऊपर को होगा, है ना, और ऊपर से रिफ्लेक्शन सामने को होगा। और वो सामने वाला एरिया कैसा होना चाहिए? लाइट कलर्ड होना चाहिए, वाइट हो या फिर जैसा भी हो, पर लाइट कलर हो, जिसके ऊपर हमारा जो प्रोजेक्टेड स्क्रीन है वो दिखाई दे सके, ठीक है। तो इस तरह से सैन्य उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल हुआ था। लेकिन 1950 और 60s में जो है इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, स्कूल में भी, एजुकेशन में भी। क्योंकि एजुकेशन में सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मुझे तो ये चीज़, हाँ, उस समय के हिसाब से। अभी नहीं, आज के टाइम में तो सब कुछ डिजिटल हो गया ना, इसमें तो हर चीज़ यहाँ प्लेस करनी पड़ती थी। अगर यहाँ प्लेस नहीं करोगे तो यहाँ से रिफ्लेक्शन कैसे होगी? नहीं हो सकती। तो और जो यहाँ पर प्लेस करेंगे उसको हमने पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर था कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए टीचर डायरेक्ट अपने बच्चों की ओर देख सकता था, बच्चों की ओर ध्यान दे सकता था। लेकिन फिर वही बात है कि डिजिटली जो है वो हम उतने साउंड नहीं थे उस समय पे। हम इन द सेंस मानव ह्यूमन इतने साउंड नहीं थे जितने आज के दौर पे हैं। तो ये कुछ हिस्ट्री थी OHP की। गोल्डन एरा कौन सा था इसका? वही जो मैंने आपको कहा, 1962 के आसपास का, 1960s और 1950s के आसपास का। इसमें क्या हुआ, हर एक स्कूल तक पहुंचाया गया ओवरहेड प्रोजेक्टर को, ठीक है। हाँ, उस समय ये बहुत अच्छी टेक्निक हुआ करती थी ना। देखो जिस तरह से यहाँ पे देखो टीचर बैठा है, यहाँ पे कुछ कुछ लिख रहे हैं, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो पीछे की ओर वॉल पे दिख रहा है, और सारे स्टूडेंट जो है उसको देख रहे हैं। इस तरह से उसका इस्तेमाल उस दौर पे टीचिंग में हुआ करता था, ठीक है। तो इसके बाद जो है
इसके बाद चलते हैं आगे है टीचिंग मेथड्स के लिए। टीचिंग मेथड क्या है कि यूज़ कैसे करना है हमने, वो जैसे हमने पता कर दिया कि एक ट्रांसपेरेंट शीट लेनी है, उसको हमने उस बेस पे लगा देना है और उस बेस पे हम कुछ भी राइट कर सकते हैं उस दौरान, या हम पहले से कुछ ग्राफिक बना के ला सकते हैं, प्रिंट करके ला सकते हैं ना, प्रिंट करके ला सकते हैं और उसको इस स्लैब पे रख दिया है ना, और उसको डायरेक्ट वहाँ सामने और क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ रहेगा कि किस तरह से हम लोग उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ हमारे पास क्या रहेंगे, प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे। देखो कुछ तो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, कुछ मैं आपसे भी शेयर कर दूंगा और आप लोग जो है उसको नोट डाउन कर सकते हो, और नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने इसको बड़े क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, मैंने क्योंकि यहाँ पे सारे ऐड नहीं किए हैं, ना ही इसमें हो सकते हैं, उसमें कुछ एक जो है मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूँ। पहला जो हो सकता है वो लार्ज इमेज हो सकता है, कि जब भी उसके ऊपर हम कुछ पॉइंट करते थे तो लार्ज इमेज बनकर हमारे सामने आती थी, तो पहला हो गया लार्ज इमेज। दूसरा हो सकता है फेस द क्लास। फेस द क्लास का मतलब क्या होगा कि जो टीचर था ना, वो टीचर जो है डायरेक्ट आई कांटेक्ट बना सकता था, किसके साथ, अपने स्टूडेंट के साथ। कब, ड्यूरिंग द टीचिंग। जैसा अभी हमने पीछे देखा, अभी पीछे वाली फ़ोटो में हमने चेक किया कि क्लास से जो है टीचर ने जो है क्लास की ओर मुंह करके रखा है और स्टूडेंट जो है खुद लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लाइटेड रूम। हाँ, बहुत ज़्यादा डिम लाइट की ज़रूरत नहीं होती इसके लिए, है ना। तो तीसरा पॉइंट होता है लाइटेड रूम हो सकता है, डिम लाइट की ज़रूरत नहीं है भाई। उसके बाद हो सकता है ब्राइट इमेज होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है नीचे से और उसमें लाइट लग रखी है नीचे बेस में, तो इसलिए एकदम ब्राइट इमेज जो है सामने हमारे को दिखाई देती है। चौथा जो हो सकता है सिंपल रूम है भाई हमारा, कोई हमने इसमें ठटक मटक नहीं कर रखी है, ठटक मटक इन द सेंस कि कोई स्पेशल वॉल नहीं लगा रखी है, या स्पेशल हमने कोई पर्दा नहीं, कर्टन नहीं लगा रखा है जिसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। ये सिंपल से रूम में ही हमारा सारा काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, सिंपल रूम हमारा चल पड़ा। सिंपल रूम के बाद आता है क्लास कंट्रोल। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ टीचर के लिए क्लास कंट्रोल है ना। क्लास कंट्रोल का मतलब है कि पूरी की पूरी क्लास जो है वो कंट्रोल रखी जा सकती है इससे, क्योंकि टीचर डायरेक्ट फेस कर रहा है ना, तो इस वजह से पूरी की पूरी क्लास को वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट तो दे दिए, 6 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अगर इसमें एक और पॉइंट मैं डाल दूँ तो लो कॉस्ट रहता है ये, क्योंकि आजकल के अगर हम उसको देखें ना, इसको स्क्रीन्स वगैरह को जो हमारे आते हैं, या फिर हमारे क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्टर्स आते हैं, उन सब की ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ये कैसा हुआ करता था, ये लो कॉस्ट हुआ करता था कि कुछ नहीं भैया, आपने सिर्फ एक प्रिंट करना है और उसको जा कर के सामने दिखा देना है, चिपका देना है, और ये सामने आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो लो कॉस्ट रहता था एक मामला। ठीक है, ये भी हो गया। लिमिटेशंस क्या क्या रहती, कॉन्स भी होंगे ना, प्रोज है जब साथ में। तो कॉन्स क्या क्या है, पावर डिपेंडेंट, कि बिजली बिल्कुल पावर के ऊपर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इलेक्ट्रिसिटी गई तो हमारा प्रोजेक्टर भी गया। हालांकि आईसीटी की अगर बात करें तो मैक्सिमम चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंडेंट होती है। सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है आईसीटी के साथ की पावर डिपेंडेंट रहती है ये। अच्छा, उसके बाद क्या है, की स्टोनिंग का मतलब क्या होता है, यदि स्क्रीन पर प्रोजेक्टर का कोण सही ना हो तो चित्र विकृत या तिरछा हो सकता है। प्रोजेक्टर के ऊपर अगर वो लाइट सीधी नहीं पड़ रही है और हमारी प्रोजेक्टर स्क्रीन सीधी नहीं है, मान लो लाइट यहाँ से, देखो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मान लो लाइट यहाँ से आ रही है और स्क्रीन हमारी ऐसे है, तो सिर्फ इस वाले एरिया में ही हमारा वो बनेगा ना, ये वाला एरिया तो खाली रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ की स्टोनिंग का ऊपर, कि भाई हमारे को जो सामने वाला वो पर्दा है या फिर कोई सामने जिसके ऊपर हमने उसको सामने वो प्रोजेक्ट करना है, उस जगह को एकदम सीधा चाहिए। बल्कि एंड नॉइजी, हाँ यार, ये उठाने के लिए बहुत भारी होता है। जैसे हमने फ़ोटो में देखा, बल्कि होता है, बड़ा होता है, तो उठाने में इसमें समस्या रहती है। तो ये हो गया जी, इसके लिमिटेशंस हो गई, है ना। उसके बाद अगर हम कंपेयर करें, तीन चीज़ों को कंपेयर करें आपस में, एक ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड, एक ओवरहेड प्रोजेक्टर और एक आजकल जो डिजिटल प्रोजेक्टर चल रहा है। सबसे पहला है आई कांटेक्ट। तो देखो ब्लैक बोर्ड में जब राइट कर रहे होते हैं ना टीचर, तो डायरेक्ट सामने राइट कर रहे होते, इसमें
उनका कोई लेना देना नहीं है, क्या नाम, स्टूडेंट का और टीचर का नहीं है। स्टूडेंट टीचर कब हटेगा, जो जैसे ही राइट करके फारिग होगा फिर साइड हटेगा, फिर बच्चों की तरफ देखेगा कोई लिखा या ना लिखा। तो इसमें बहुत पुअर कनेक्टिविटी होती है ब्लैक बोर्ड में, है ना। पर जगह ओवरहेड प्रोजेक्टर में एक्सीलेंट होती है, डिजिटल प्रोजेक्टर में तो बिल्कुल ही ज़्यादा अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें तो करना ही कुछ नहीं है, उसमें हमने एक पीपीटी बना दी है, उसको सामने दिखा दिया और बस बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, रोशनी नेचुरल लाइट, ब्लैक बोर्ड ऑब्वियसली इसमें कोई आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत नहीं है, एकदम प्राकृतिक रोशनी हमारे सामने रहती है। उसके बाद सामान्य रोशनी और अक्सर कम रोशनी। देखो जब भी हम डिजिटल प्रोजेक्टर की यूज़ करते हैं तो डिम लाइट में करना पड़ता है, और ओवरहेड OHP में एकदम नॉर्मल लाइट भी चल पड़ती है। और अगर हम इसको प्रेप टाइम बोले कि प्रिपरेशन में कितना टाइम लगता है, ब्लैक बोर्ड में 0, चौक उठाया लिखना शुरू कर दो। ओवरहेड प्रोजेक्टर में कुछ चीज़ें प्रिंट करके लानी पड़ती है, कुछ लिखना पड़ता है, तो मतलब मीडियम सा रहता है उसमें, है ना। और उसमें जो अगर हम डिजिटल प्रोजेक्टर की बात करें तो हाई कंप्यूटर सेटअप चाहिए भैया, एकदम प्रॉपर सेटअप करके चाहिए, तभी हम उसको प्रोजेक्ट कर पाएंगे, अदर देन दैट नहीं कर सकते। तीसरा हमारे पास लास्ट क्या रहता है, क्या लिखा है, लाइव संपादन, है ना, राइटन, मतलब कि मतलब लाइव हम राइटिंग कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड में तो ऑब्वियस है, होता ही राइटिंग से है। ओवरहेड प्रोजेक्टर में भी हम लिख सकते हैं, विशेष मार्कर मतलब स्पेशल मार्कर्स होते हैं, बट डिजिटल प्रोजेक्टर में बहुत लिमिटेड होते हैं। हालांकि आज की डेट में हर चीज़ प्रोवाइड हो चुकी है, सो इसको ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम लिमिटेड तौर पे रखते हैं, पर लेकिन रहता है आज की डेट में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमने जैसे हमने देखा था कि भैया खरगोश ने किस प्रकार से शेर को बुद्धू बनाया था, उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी ने हम सभी को भी बुद्धू बना कर रखा है, और हम सब लोग टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं। हालांकि आज के दौर में टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मानवता इसमें ख़त्म हो रही है, मानवता, और उस मानवता को संजोए रखना भी हमारा ही कर्तव्य है। टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहना और उसको मानवता के साथ जोड़े रखना वो हमारा ही कर्तव्य है। मतलब हमारे को क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो इसी के साथ बीएड के लिए, ऑल्दो वी कैन से बीएड के लिए, डीएलएड के लिए, आईसीटी के लिए, ये आईसीटी के लिए ओवरहेड प्रोजेक्टर का वीडियो या ओवरहेड प्रोजेक्टर का जो क्लास आज के लिए इतनी ही। बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो भी लिख पा रहे हो, छोटा क्वेश्चन आ रहा है इसको समराइज़ करके लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।